रिकॉर्ड ऑन करने दिए। अच्छा, हमने कल ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमने ये देखा था कि रिक्वायरमेंट कैसे लेते हैं। तो हमने 6 चीज़ें पढ़ी थी और अब एक सैंपल एसआरएस देख लेते हैं, ठीक है? तो हम थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने ये चीज़ें देखी थी। इसमें इंट्रोडक्शन होना चाहिए। अब उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ कि हमने पढ़ा था बिज़नेस ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और प्रोजेक्ट का स्कोप होना चाहिए, ठीक है? तो हम देख लेंगे कि बिज़नेस ऑब्जेक्टिव कैसे होगा। इसी तरह से हमने क्या देखा था कि ओवरऑल डिस्क्रिप्शन यानी प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट से पहले है। नंबर 3 में रिक्वायरमेंट आ रही थी, ठीक है? ये रिक्वायरमेंट है। सिस्टम के फीचर्स जनाब ये होगा, ये होगा, ये होगा, ठीक है? तो दीज आर द फीचर जो थर्ड सेक्शन में है। उसके बाद हमने कहा था अगर इंटरनल एक्सटर्नल इंटरफेस है किसी सॉफ्टवेयर के साथ वो अटैच हो रहा है, तो ये भी आपको देखना होगा। फिर हमने देखा था कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। फिर आखिर में देखा था कि कोई ग्लॉसरी है कि नहीं है। तो इसकी हम मेजर चीज़ें एक सैम्पल डॉक्यूमेंट में देख लेते हैं। तो मैं आपको एक डॉक्यूमेंट, वर्ड का डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ और वो है कैफेटेरिया में आप कैसे ऑर्डर करेंगे, ठीक है? तो क्योंकि एक जनरल सा टॉपिक है जो आपको समझ में आएगा, यानी बिजनेस की नॉलेज उसमें बहुत ज़रूरत नहीं है। यानी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, समझिए कोई बिजनेस की एप्लीकेशन नहीं है, यानी टॉकिंग अबाउट बैंक, फार्मास्यूटिकल और एनी एनी बिजनेस, ठीक है? तो कैफेटेरिया लोगों को पता है, आप जाते रहते हैं, ठीक है? किसी भी रेस्टोरेंट में या किसी भी कैफेटेरिया में। समझिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन है और कोई फैक्ट्री है जो अपने लोगों को जो जाके वो कैफेटेरिया में ऑर्डर करते हैं। बड़ी फैक्ट्री है जिसमें 80,000 800,000 लोग हैं, वो ऑर्डर करते हैं। तो जाना आना और फैक्ट्री उसमें इंतजार करने में टाइम लगता है, ठीक है ना? बड़ी फैक्ट्री में 10 मिनट जाने में, 10 मिनट आने में, अगर 20 मिनट लग रहे हैं और आधा पौना घंटा खाने में और ऑर्डर करने में लाइन लगी हुई है, तो फिर प्रॉब्ली इट विल टेक टाइम, ठीक है? तो उस कैफेटेरिया में आप ऑर्डर कर सकते हैं। अब ये ऑथर है जिन्होंने एक किताब लिखी हुई है पूरी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पे, कार्ल विगनर। तो उनकी किताब है, थोड़ा सा मैंने उसको मॉडिफाई किया ताकि हाईलाइट कर पाऊँ, ठीक है? तो ये रिवीजन हिस्ट्री, अब इसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, दूसरा कोर्स है, लेकिन हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन। अब याद देखिए पर्पस, अगर आपको याद हो, यहाँ मैं दिखाता जाऊंगा कि वो जो हमने पावर पॉइंट की भी प्रेजेंटेशन देखी थी उसमें इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसमें पावर पर्पस लिखा था और स्कोप लिखा था। मैं फिर दिखा देता हूँ आपको, ठीक है? ठीक है, ये हमने कहा था कि पर्पस होना चाहिए, ये दो चीज़ें, और प्रोजेक्ट का स्कोप होना चाहिए, ठीक है? और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, रेफरेंस लिखे हुए हैं, रेफरेंस भी हम देख लेंगे, ठीक है? रेफरेंस क्या है, लेकिन बार ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो अब जरा डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। तो दिख रहा है आपको, ये पर्पस दिख रहा है, ये आपको स्कोप दिख रहा है और ये रेफरेंस दिख रहा है, ठीक है? अब पर्पस क्या है, अगर आप पढ़िए फिर मैं इसको समझाता हूँ कि क्या है। वाई फीचर्स क्या होने चाहिए बाद में आएंगे, लेकिन इसका पर्पस क्या है देखिए। The SRS describe the software functional and non-functional requirements for the release। अब ये पहला रिलीज है, यानी पहली दफा जब निकलेगा तो रिलीज 1 होगा, फिर उसके बाद रिलीज 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, व्हाटएवर। ये रिलीज 1.0.0, ठीक है? ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में भी पढ़ाऊंगा आपको कि 1.0.0 क्यों लिखते हैं, ठीक है? एक ऑथर होता है और एक रिव्यूअर होता है और एक क्यूए होता है, ठीक है? क्या कस्टमर होता है। तो कैफेटेरिया ऑर्डर सिस्टम ये आपने बनाना है, ठीक है ना? कैफेटेरिया ऑर्डर सिस्टम, ये जब याद रखिएगा, सीओएस का जहाँ भी नाम है, कैफेटेरिया ऑर्डर सिस्टम, ठीक है? दिस डॉक्यूमेंट इज इंटेंड टू यूज बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोजेक्ट टीम दैट विल इम्प्लीमेंट एंड वेरीफाई द करेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम, ठीक है? अनलेस अदरवाइज नोटेड। अब ये हाई प्रायोरिटी है, जो रिलीज 1 है, फिर उसके बाद वाला वर्जन है, उसके बाद वाला वर्जन है, तो रिलीज 1 जो है वो हाई प्रायोरिटी है। इसमें क्या होगा, व्हाट इज द स्कोप, इसमें देख लीजिए। इसमें ये होना चाहिए जनाब, इसमें कैफेटेरिया ऑर्डर सिस्टम विल परमिट प्रोसेस इम्पैक्ट एम्प्लॉय, अभी कंपनी का नाम है प्रोसेस इम्पैक्ट, ठीक है ना? प्रोसेस इम्पैक्ट कंपनी का नाम है। इसके एम्प्लॉय ऑर्डर कर सके मील फ्रॉम दी
कंपनी कैफेटेरिया, जो भी आपकी फैक्ट्री की या जो भी है, उसको ऑनलाइन कर सकें, ये है इसकी। ठीक है, तो ऑर्डर मीट कर सकें और क्या कर सकें, डिटेल प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन इज अवेलेबल इन कैफेटेरिया ऑर्डर विजन, ये वाला जो है ये अवेलेबल है। देखिए ये वाली जो चीज़ है वो कह रहा है इसमें अवेलेबल है। इसको भी हम देख लेंगे। कह रहा है इसके जो आपको डिटेल चाहिए प्रोजेक्ट के स्कोप की वो इसमें अवेलेबल है, तो इसमें देख लेंगे रेफरेंस। ठीक है, स्कोप यहाँ मिल जाएगा, ये रेफरेंस है, ये डॉक्यूमेंट्स है। हम बाकियों को नहीं देखेंगे, पीए इंटरनेट, पीए बिजनेस टूल्स, तो ये हम नहीं देखेंगे, लेकिन हम ये देख लेंगे कि कैफेटेरिया ऑर्डर सिस्टम का विजन और प्रोजेक्ट स्कोप क्या है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। अभी चैप्टर 2 है, जो हमने कहा था ओवरऑल डिस्क्रिप्शन लिखाना चाहिए। ठीक है, मैं फिर आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट। ठीक है, चैप्टर 2 है, ये चैप्टर 2 है। क्या ओवरऑल डिस्क्रिप्शन होना चाहिए प्रोडक्ट में, पर्सपेक्टिव क्या है, क्यों बनाना चाहते हैं, यूजर क्लासेस, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। ठीक है, ये हम जरा देख लेते हैं यूजर्स के और चीज़ें, अजम्पशन और कोई डिपेंडेंसी तो नहीं है, तो अजम्पशन एंड डिपेंडेंसी देख लेंगे। तो अब ये वाली चीज़ें जो हमने पढ़ी थी इसको हम जरा देख लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, अब ये देखिए ओवरऑल डिस्क्रिप्शन, तो प्रोडक्ट की पर्सपेक्टिव क्या है, ये पर्सपेक्टिव है, जरा देखिए। कैफेटेरिया ऑर्डर सिस्टम इज अ न्यू सिस्टम रिप्लेसिंग द करंट मैनुअल एंड टेलीफोन प्रोसेस, जो आप जाते थे सारा कुछ इसको रिप्लेस करेगा, ये पर्सपेक्टिव है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम इज शोन इन फिगर 1, वो फिगर भी देख लेते हैं। द सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू इवॉल्व ओवर सेवरल रिलीज, यानी हम पहला रिलीज निकालेंगे, समझ रहे हैं आप, ये कि पहला एक निकालेंगे, उसके बाद दूसरा निकालेंगे, फिर तीसरा निकालेंगे, जो भी है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता इसकी फीचर्स को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये है, क्योंकि पहली दफा में पता नहीं लोग कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, लोगों को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता। ठीक है, तो सेवरल रिलीज होंगे, तो यहाँ 3 की आपको प्लानिंग नजर आएगी। फिर यूजर क्लासेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यूजर कौन कौन लोग हैं। ठीक है, तो ये वो हैं जो एम्प्लॉय हैं, ये वो हैं जो एम्प्लॉय हैं, पैटर्न के नाम से ये एम्प्लॉय हैं, तकरीबन 600 हैं। ठीक है, 600 एम्प्लॉय हैं। और उसके अलावा कौन लोग हैं, उसके अलावा जनाब कैफेटेरिया का स्टाफ है। ठीक है, और ये वो लोग हैं जो, ये सारे कैंटीन वाले हैं, मेन्यू मैनेजर है, और फिर वो लोग हैं जो आप जब ऑर्डर करेंगे वो डिलीवर करेंगे, मील डिलीवर करेंगे। ठीक है, तो ये स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। तो हम जरा देख लेते हैं कि कैटेगरीज क्या है। ठीक है, जरा इसको देख लेते हैं। भी समझ रहे हैं, मतलब मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए आपको, क्योंकि आप 7 सेमेस्टर में ये सब कर रहे होंगे, यूजर क्लासेस, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये वो लोग हैं जो खाना ऑर्डर करेंगे। ठीक है ना, तो पैट्रन इन प्रोसेस एम्प्लॉय क्या करेंगे, ये ऑर्डर करेंगे। तो इनका ख्याल है कि तकरीबन 400 आर एक्सपेक्टेड टू यूज द क्राइटेरिया, तकरीबन 600 में से 400 कम से कम यूज करेंगे, ये इनका है। सारे नहीं यूज करेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग यूज करेंगे। अच्छा, प्रॉब्लम है क्या, पैटर्न विल sometime order meal for group or guest, and estimated 90% of the order will be placing using the corporate internet। ठीक है, आप corporate internet से आप place कर देंगे। फिर ठीक है, तो क्या होगा, ऑर्डर चला जाना चाहिए, और फिर आपको वो आपको मिलना चाहिए। अब ये डायग्राम में जरा बाद में दिखाऊंगा। कैफेटेरिया स्टाफ है, ठीक है, ये तकरीबन 20 लोग होंगे। कैफेटेरिया मैनेजर है जो डिसाइड करेगा कि आज का मेन्यू क्या होगा। ठीक है, तो अब ये जरा डायग्राम से हम समझ लेते हैं। ये कैफेटेरिया ऑर्डर सिस्टम आपने बनाना है, एक वेब पेस्ट आपने बनाना है, जिसमें आप क्या करेंगे। देखिए ये वो लोग हैं जो कैफेटेरिया का स्टाफ है, और ये वो लोग हैं जो ऑर्डर करेंगे, ये एम्प्लॉय समझ लीजिए। ये क्या कर सकते हैं, मेन्यू देख रहे हैं, देख रहे हैं आप, इसको मैं जरा चेंज कर देता हूँ कलर इसका, ताकि आपको थोड़ा सा सही चेंज नहीं करने दे रहा। चलिए खैर, चलिए खैर, ये वो लोग हैं जो ऑर्डर करेंगे। तो देखिए ये लोग सिस्टम से मेन्यू देख सकते हैं, यानी ये डायरेक्शन का मतलब है, ये आप एक्सेस कर सकते हैं और फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं सिस्टम को। ठीक है, और ये दो चीजें, मेन्यू देख सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा।
ठीक है, मेन्यू सब्सक्रिप्शन में आपको रजिस्टर करना होगा। और आपकी जो पेमेंट है वो आपकी वॉलेट से नहीं होगी, बल्कि आपका सैलरी से डिडक्ट हो जाएगी। आप उसके एम्प्लॉय हैं, तो जो भी आपने दिन में खाना खाया है 250 का 300 का, तो वो क्लब होता रहेगा। और महीने में अगर आपने 2-3 हज़ार रुपए का खाया तो आपकी सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा। तो पेरोल डिडक्शन रजिस्ट्रेशन, तो आप रजिस्टर करेंगे, ठीक है, तो वो सब कुछ हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है ना, ये पेरोल से भी अटैच हो रहा है। आपका जो कैफेटेरिया का सिस्टम है वो पेरोल से अटैच होगा, तो आपकी डिडक्शन वही हो जाएगी और ये पेमेंट जो है इनको मंथली चले जाया करेगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब ये वो लोग हैं जो कैफेटेरिया में खाना पकाएंगे, बनाएंगे, ठीक है ना। आपने जो आपने ऑर्डर किया है वो इसके पास भी चला जाएगा, ठीक है। और ये ठीक है, उसको पकाएगा, सारा कुछ करेगा। ये वो है जो डिलीवरी करेगा, जो आपने कहा कि जी ये खाना मुझे चाहिए, और आपका पेमेंट हो जाएगी और ये बनाने के बाद आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। आप एड्रेस बताएंगे, मैं किस डिपार्टमेंट में हूँ, कहाँ पर हूँ, तो ये ऑर्डर कर देगा। ये वो है जो डेली का मेन्यू डिफाइन करेगा, ठीक है। अब आप एक और भी चीज देखेंगे, पेरोल पेरोल भी एक्सटर्नल सिस्टम है जिससे ये अटैच होगा, और कैफेटेरिया का इन्वेंट्री सिस्टम है जिससे ये अटैच होगा, ठीक है। यानी क्यों होगा कि हो सकता है आपने कोई चीज़ ऑर्डर की हो, वो ख़त्म हो गई हो, ठीक है, या मौजूद नहीं हो। तो इसलिए पता होना चाहिए, जो कुछ आपने ऑर्डर किया है तो फ़ौरन बता देगा कि जी नॉट अवेलेबल। इसी तरह से यान के साथ भी, ठीक है। तो आपने कोई चीज़ की है, फॉर एग्जांपल आज बर्गर आपने ऑर्डर किया है और वो ख़त्म हो गया है, तो समझ में आ रही है? तो ये सारा एक जनरल सा सिस्टम, इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। ये हम पढ़ेंगे भी, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बनाई कैसे जाती है, इसको भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये वो लोग हैं, ठीक है। अब ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट क्या होगी, रेड हैट लिनक्स होगी, ठीक है। अब ये वो चीजें जो मैंने बताया था IEEE का फॉर्मेट है। तो आप क्योंकि पहली दफा बना रहे हैं तो आपको आइडिया नहीं है, लेकिन बहरहाल क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 20 साल से ये बनाया है, सिंटैक्स बनाया है, एक स्केलेटन बनाया है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई कौन सा एनवायरनमेंट है, सिस्टम जो बनाना है हमने क्या करना है, ठीक है। ये कैसे एक्सेस होगा, तो जनाब इन चीजों से एक्सेस होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट से और इन चीजों से, ठीक है। और ये रेड हैट लिनक्स पे बनेगा, वेब सर्वर पे, अपाची वेब सर्वर पे बनेगा, तो आपको मालूम है कि किस तरह से बनाना है, ठीक है। कोई कंस्ट्रेंट है जनाब, ये पुराने सिस्टम पे भी चलना चाहिए, HTML4 पे चलना चाहिए, पर्ल में चलना चाहिए, इसमें चलना चाहिए। डिपेंडेंसीज है, ये डिपेंडेंसीज है। कैफेटेरिया इज ओपन फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जनाब ब्रेकफास्ट के लिए नहीं होगा, लंच के लिए होगा। ब्रेकफास्ट या लंच हो सकता है, डिनर के लिए नहीं होगा, या जो भी है, ठीक है। कोई डिपेंडेंसीज है, ये डिपेंडेंसीज ये है जनाब, ठीक है। कि द ऑपरेशन ऑफ CS डिपेंड ऑन द चेंज मेड बाय द पेरोल सिस्टम, ठीक है। तो पेरोल सिस्टम में देखना होगा जनाब, हमारे अभी पता नहीं है, लेकिन बहरहाल ये देखना होगा कि पेरोल का जो स्ट्रक्चर है उससे हमारा सिस्टम कनेक्ट हो भी सकता है, नहीं कर सकता। और कोई डिपेंडेंसी है, और एक डिपेंडेंसी है कि जनाब जब भी आप ऑर्डर करेंगे तो ये आपको वहां से इन्वेंट्री से बताएगा। तो ये देयर आर टू डिपेंडेंसी, ठीक है। समझ में आ रही है डिपेंडेंसीज की? ये वाला जो सिस्टम जब चलेगा तो पेरोल से डिडक्टिंग करेगा, तो हमको ये देखना है कि पेरोल से ये पेमेंट एक्सेप्ट कर सकता है नहीं कर सकता है, तो हमें POC करना होगा या प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करना होगा। दूसरा ये चेक करना होगा कि जो भी आप ऑर्डर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 बिरयानी बनी है तो खत्म हो गई है, जो आपने ऑर्डर किया तो फिर वो बता देगा कि जनाब अवेलेबल नहीं है, कोई और चीज दे रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? ये चीज थोड़ी सी समझ में आ रही है कि किस तरह से लिखना है? यानी सॉफ्टवेयर बनाना एक अलग बात है, लेकिन इसको लिखना, उसमें ये सारी डिटेल और ये सारी चीजें, तो ये एक अलग कैरियर है और इसमें बहुत डिटेल है, ठीक है। तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बहरहाल सिर्फ समझा रहा हूँ कि दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर सिस्टम फीचर्स, ये एक्चुअल है जो आप लिखते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और कितनी डिटेल में लिखते हैं आप, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, कौन इसको एक्टिवेट करेगा, सीक्वेंस क्या होगी, फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होगी, देख रहे हैं आप कितनी डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। ऑर्डर कैसे प्लेस होगा, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप है, ठीक है। देख रहे हैं आप? ये इसका मैं यूज केस भी आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि यूज केस बनता है कैसे, ठीक है। तो मैं इसको डिटेल, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द होल डिटेल, बस आपको समझ में आ गया कि 3.1 जो है वो मील ऑर्डर करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ ऊपर लिखा हुआ था, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा देख रहे हैं आप ये, अच्छा खैर छोड़िए, और भी चीजें ये कर सके 3.2 में, 3.3 में ये कर सके, मील की पेमेंट कर सके, ठीक है, और मील डिलीवरी हो सके, ठीक है। ये सारे इसी तरह से लिखे जाएंगे, ठीक है।
एक्सटर्नल इंटरफेस, अब ये देखिए जो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो पेरोल, सॉरी इन्वेंट्री से होगा और पेरोल से होगा। पेरोल से मैंने रेड कलर में दिखाया था ना, ये आपके इंटरफेस हैं। तो जब आप रिक्वायरमेंट ले रहे होंगे तो आपको ये देखना होगा कि जी एक्सटर्नल इंटरफेस कोई है कि नहीं है। तो किसी हार्डवेयर से तो नहीं हो रहा, लेकिन जो कैफेटेरिया का इन्वेंट्री सिस्टम है उससे अटैच होगा और पेरोल से होगा। ये होगा जनाब दिखाने के लिए कि क्या चीज़ अवेलेबल है, और ये आपकी जो भी पेमेंट होगी वो पेरोल से होगी। ठीक है। परफॉर्मेंस जनाब, ये इतने बजे से इतने बजे तक, एक मिनट, ठीक है। तो ये 8 बजे से, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक पैकेज अवेलेबल होना चाहिए। इसका रिस्पांस टाइम 10 मिनट में आना, 10 सेकंड में आना चाहिए, और ये सेकंड सेकंड में आना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो सेफ्टी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें। क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, ये वही चीज़ें जो चैप्टर 5 में हमने देखा था। ठीक है, कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है। तो परफॉर्मेंस ये होनी चाहिए, सेफ्टी रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट ये सारी चीज़ें। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, हम आगे नहीं देख रहे हैं। बहरहाल ये लिखा हुआ है डेटा डिक्शनरी कैसे होगी और एम्प्लॉय आईडी कैसे होगा, ये सारा कैसे होगा, ये आखिरी वाली चीज़। डेट ऐसे लिखी जाएगी और फलानी चीज़ ऐसे होगी। ठीक है, तो हम वापस जाते हैं इसके ऊपर, और ठीक है। तो अब ये देखिए, ये सेक्शन 1 हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, फिर उसके बाद ओवरऑल डिस्क्रिप्शन हो गया। ये फीचर्स कैसे लिखे जाते हैं ये हमने देख लिया कि इसमें यूज केस लिखे जाते हैं, सारी चीजें लिखी जाती हैं। फिर ये एक्सटर्नल इंटरफेस हो गया। ठीक है, कि किसी सॉफ्टवेयर के साथ इंटरफेस कैसे हो रहा है, तो उसमें वो पेरोल के साथ अटैच हो रहा है और इनके साथ अटैच हो रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर हमने लिखा था कि ये अगर कोई चीज़ है, ग्लॉसरी, एनालिसिस मॉडल, ये सारी चीज़ें। तो ये 6 आइटम्स हैं जो IEEE का एक स्टैंडर्ड है। तब आप IEEE का एक स्टैंडर्ड ज़रा देख लेंगे जब आप लिखना होगा, तो हम एक एक्सरसाइज कर लेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है कि रिक्वायरमेंट लिखना एक काम है और एक स्पेशलाइज्ड काम है, और उसमें डोमेन की नॉलेज ज़रूरी है, उसमें मॉडलिंग ज़रूरी है कि हमें कॉन्टेक्स्ट डायग्राम जो भी हमने देखा था वो कैसे बनता है वो देख लें, और यूज़ केस कैसे बनते हैं वो हम देख लें। थोड़ा-सा मैं आपको यूज़ केस भी दिखा दूँगा, फिर हम इसको स्टडी करेंगे कि यूज़ केस बनता कैसे है। यहाँ तक क्लियर है कि कोई स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है? यस यस सर। सर, यस सर। ठीक है, चलिए हम एक और डायग्राम देख लेते हैं जिसमें हम कॉन्टेक्स्ट डायग्राम के अलावा हम यूज़ केस बनाएँगे। अब मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, फिर यूज़ केस कैसे बनेंगे, कॉन्टेक्स्ट डायग्राम कैसे बनते हैं, वो एक अलग लेक्चर है, सेपरेट लेक्चर है। ठीक है, तो मैं आपको कहाँ गया, यूज़ केस डायग्राम दिखाता हूँ। चलिए, अभी आपने एक रिक्वायरमेंट देखी थी कि जनाब कैफेटेरिया ऑर्डर सिस्टम में क्या होना चाहिए। ठीक है, उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये उसकी एक्चुअली एग्जांपल है कि जनाब 20 मिनट वेस्ट होते हैं जाने में आने में, 90 मिनट्स वेस्ट होते हैं, तो हमें इसको ऑटोमेट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे फीचर्स हैं। जब ये आपने देखा था 3.1 में ऑर्डर होना चाहिए, मील की पेमेंट होनी चाहिए, मील डिलीवरी होनी चाहिए, अभी देखा था ना आपने। इसका हम यूज केस देख लेते हैं। ठीक है ना, ये इसकी कॉन्टेक्स्ट डायग्राम थी। अभी कॉन्टेक्स्ट डायग्राम जब हम DFD पढ़ेंगे तो फिर इसको जरा पढ़ लेंगे। डेटा फ्लो डायग्राम, एक्चुअली डेटा फ्लो हो रहा है, यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है, और यहाँ से यहाँ, जो यहाँ से ये वाला जो सिस्टम आप बना रहे हैं, यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है तो ये एरो बना हुआ है, और वहां से यहाँ फ्लो हो रहा है तो ये एरो बना हुआ है। ठीक है, और फिर ये एक्सटर्नल एंटिटीज कहलाती है, जो ये वाली है रेक्टेंगल, ये एक्सटर्नल एंटिटीज है, और ये सिस्टम है जो आपने बनाना है। तो जरा ओवरऑल पिक्चर बन जाती है, इसको कॉन्टेक्स्ट डायग्राम कहते हैं। ठीक है, अब जरा हम यूज केस पढ़ लेते हैं। तो यूज केस ऑर्डर मील बनाना है, तो हम बना लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये बना हुआ है। तो ये बाउंड्री कहलाती है, ये जो आप देख रहे हैं ये बाउंड्री कहलाती है, और ये वो लोग हैं जो सिस्टम को एक्सेस करेंगे, आपका सिस्टम है। तो ये वो एम्प्लॉय है, पैटर्न एम्प्लॉय है, और ये आपका कैफेटेरिया का सिस्टम है। COS का मतलब है कैफेटेरिया का सिस्टम है। तो आप क्या कर सकते हैं,
आप व्यू कर सकते हैं मेन्यू, उसमें से आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको ऑर्डर कर सकते हैं। अब ये क्यों लिखा जाता है, ये हम जब यूज केस पढ़ेंगे तो हम पता चलेगा कि हम जनाब फंक्शनैलिटी डिस्क्राइब करने के लिए कि कोई चीज मिस तो नहीं हो रही। तो हम ये देखते हैं कोई चीज मिस तो नहीं हो रही, इसकी डिटेल नहीं होगी कि मेन्यू कैसे व्यू करेगा, कितनी चीजें होनी चाहिए, कितनी चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसका स्क्रीन कैसे बनेगा ये भी डिटेल नहीं है, लेकिन बहरहाल यही चीजें चाहिए ना कस्टमर से। मैं पूछ रहा हूँ और तो कुछ नहीं चाहिए। कस्टमर आइटम हो, ऑर्डर करें, डिलीवरी टाइम सेलेक्ट कर लें कि कितने बजे होगा, कहाँ होगा और ये जगह है आपकी। ठीक है, ये देखेंगे ऑर्डर, और उसके बाद कैफेटेरिया ईमेल जनरेट हो जाएगी, उसके बाद फिर आपको डिलीवर हो जाएगी। तो ये देख रहे हैं आप, ये ऑर्डर मील हो गया। अभी डिलीवरी ही नहीं है इसके अंदर, डिलीवरी अलग है, पेमेंट अलग है। ठीक है ना। अगर आप देखना चाहेंगे तो ये है, ये पेरोल से डिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, मतलब बात समझ में आ रही है कि ये क्योंकि जब कस्टमर जब हमें बता रहा है, जो हमने थ्योरी पढ़ी थी कि जब कस्टमर बता रहा है तो कस्टमर बिजनेस की जुबान बोलता है ये ऐसा होना चाहिए, और हम क्योंकि बिजनेस नहीं पढ़े हुए तो हम डायग्राम बनाते हैं। वो जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको करने के लिए हम फिर हमने यूज केस पढ़ लिए हैं, ये एक्सटेंडेड और इंक्लूडेड अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन ये कैसे बनाते हैं, इसका क्या मतलब है और ये क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल रहा है कि जनाब एक स्क्रीन ये बनेगी, एक स्क्रीन ये बनेगी। ठीक है, और ये पेरोल सिस्टम से कनेक्ट होगा। ये आपका सिस्टम है जो आपने बनाना है, ये आपने बनाना है। ये आपका एम्प्लॉय एक्सेस कर रहा है, और ये पेरोल से क्या होगा, देखना है कि जनाब कनेक्टिविटी कैसे होगी। पहले तो ये देखेंगे हमारा एम्प्लॉय है कि नहीं है, फिर हम ये देखेंगे जनाब इस आदमी ने रजिस्टर्ड कर लिया है कि नहीं कर लिया। कर लिया तो फिर जब भी ऑर्डर करेगा हमारी पेमेंट वहां से डिटेक्ट हो जाएगी, बजाय इसके कि खड़े रहें, इंतजार करें, वॉलेट से जेब से पैसे निकालें, तो टाइम बच जाएगा। तो 90 मिनट्स जो लगते हैं ऑन एवरेज आदमी को आने जाने में, तो 5-10 मिनट में ऑर्डर कर देगा, आ जाएगा। तो नो, हम कह रहे हैं कि तकरीबन 50 मिनट्स या 40 मिनट्स 60% एम्प्लॉइज के बचेंगे। यानी आप देखें 600 लोग थे, उनमें से 400 लोगों के ये टाइम बचेगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव होती है, उसकी वजह होती है, सारी चीजें क्लियर है यहाँ तक। कोई अब ये बहुत डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन बहरहाल इतना समझ में आना चाहिए कि ये एक जो हमने प्रोसेस पढ़ा रिक्वायरमेंट का, उसमें डिटेल होती है। फिर अब इसको देख के समझ के सही करके हम डिजाइन करेंगे और डेवलप करेंगे और कोड करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो हम डिजाइन पढ़ेंगे, कोडिंग नहीं पढ़ेंगे। कोडिंग किसी और सब्जेक्ट में, टॉपिक में पढ़ रहे हैं, यानी लैंग्वेज पढ़ ली होगी आपने, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स भी पढ़ ली होगी, कोई लैंग्वेज भी पढ़ ली होगी। ठीक है, तो वो हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन हम उसको डिजाइन कैसे करेंगे, फिर कोड आप कर लीजिए, फिर उसके बाद टेस्टिंग कैसे करेंगे, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल, कोई चीज मुश्किल लग रही है, नहीं समझ में आ रही है? एनी क्वेश्चन सो फार? जी, कोई बताएगा सर को? समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है? यस सर, अभी तक तो क्लियर है। ठीक है, देखिए ये कोर्स एक्चुअली बहुत डिटेल में पढ़ेंगे 7th सेमेस्टर में रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में। ठीक है, जिन लोगों को बीए बनना है, बिजनेस एनालिस्ट बनना है या रिक्वायरमेंट, अभी यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बस इतना समझ में आना चाहिए कि ये एक कॉम्प्लेक्स काम है। यानी ये टेक्नीशियंस का काम नहीं है कि भाई आपको लैंग्वेज आती है और आप बनाना शुरू कर दें। यू नीड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्टेक होल्डर्स, उनका मसला समझना होगा आपको। एज एन इंजीनियर काम करना होगा, मसला क्या है। ठीक है, टेक्नीशियन तो बोलता है बताइए दीवार कहाँ खड़ी करनी है, मैं खड़ी कर दूंगा। बताइए क्या कोडिंग करनी है, मैं कोडिंग कर दूंगा। भाई क्यों कोडिंग करनी है, मसला क्या है, रिपोर्ट क्यों बनानी है आपको, इतनी रिपोर्टें क्यों चाहिए, और उसकी परफॉर्मेंस क्या है। तो ये समझ रहे हैं आप, ये सारी चीजें जो है ना, क्योंकि अब इतनी एक्सपेक्टेशन हाई हो गई है कस्टमर की टेक्नोलॉजी के लोगों से कि हर चीज पता होगी। तो अब आपको टेक्नोलॉजी भी पता होना चाहिए और बिजनेस की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो हर बिजनेस की नॉलेज नहीं हो सकती है, फिर आप फोकस करेंगे कि मुझे किस उसकी नॉलेज होगी। एक्चुअली बताने का मकसद ये है कि आप ये चीजें तो सीख रहे हैं और बेसिक अपनी स्ट्रॉन्ग करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली अपने करियर में आप किसी स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएंगे टू एन एक्सटेंड कि अब सॉफ्टवेयर हाउस, ये वाला सॉफ्टवेयर हाउस सिर्फ इंश्योरेंस का सॉफ्टवेयर बनाता है, ये वाला सॉफ्टवेयर सिर्फ बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बनाता है, ये वाला सॉफ्टवेयर सिर्फ फलाना बनाता है। पहले सब चीजें बनाते थे, अब नहीं बनाता है। ठीक है, जैसे आज से 30 साल पहले ये हेड ऑफ आईटी है बैंक का और ये हेड ऑफ आईटी चला जाएगा ऑयल कंपनी में। अब ऐसा नहीं हो सकता। अब एक आदमी जिसने नीचे से शुरू किया है, बैंकिंग को समझता है, चीजों को समझता है, वही बैंकिंग का हेड ऑफ आईटी हो सकता है। ऑयल कंपनी का हेड ऑफ आईटी, जिसने ऑयल कंपनी को, बिजनेस को समझता होगा, ये सब कुछ, वो हेड ऑफ आईटी आईटी हो सकता है। तो स्पेशलाइजेशन आ गई है। ठीक है, ऐसी है जैसे आप
एमबीबीएस डॉक्टर है, तो 4 साल तो वो बहुत पढ़ता है, मेहनत करता है, या फिर 1 साल हाउस जॉब करता है, लेकिन वो जनरल प्रैक्टिशनर होता है। फिर उसको अपना करियर को हड्डियों का डॉक्टर बनेगा, दिल का डॉक्टर बनेगा, वो स्पेशलाइजेशन होती है। तो आपके उसमें भी करियर होगा स्पेशलाइजेशन, लेकिन ये बेसिक्स हैं जो बहुत स्ट्रांग करनी है। ठीक है, तो इसको समझना है। तो ये है। ठीक है भाई, यहाँ तक इसको मैं यहीं तक रोक लेता हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। और हम कहाँ चले जाएं, हम अटेंडेंस ले लें पहले, तो उसके बाद फिर इसको 1 मिनट। ठीक है, इसको मैं रेज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वाला पोर्शन थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमने अभी तक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम क्या पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा एज्यूम करिए कि आप एक सॉफ्टवेयर हाउस में हैं और बहुत बड़ी टीम है, 100 लोगों की टीम है, और 100 लोगों की टीम में अप्रोक्सीमेटली 60 लोग जो हैं वो डेवलपर हैं जावा के, और आपके साथ कुछ लोग हैं जो बिजनेस एनालिस्ट हैं, 5-6 लोग, और कुछ लोग हैं जो आर्किटेक्ट हैं, और 20-25 लोग हैं जो टेस्टिंग के हैं। तो दिस इज द टीम। ठीक है, और कुछ लोग आएंगे, रिक्वायरमेंट लेकर आएंगे, डॉक्यूमेंट बनाएंगे, वो आपकी टीम को देंगे। ठीक है, तो इंजीनियरिंग जो है वो या सॉफ्टवेयर कोई बहुत ही बड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आपको ये पूरी इंजीनियरिंग की टीम चाहिए होगी। ठीक है ना, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दोज रोल्स। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब आपको कोई बड़ा और लार्ज एप्लीकेशन दी जाए, तो आपको मालूम है कि ये, जैसे सिविल इंजीनियरिंग में मैंने बताया था कि जैसे 2 कमरे का मकान बनाना नहीं है, बल्कि 20 मंजिला बिल्डिंग बनानी है। तो दोनों में बड़ा फर्क होगा। ठीक है, दोनों में क्या फर्क होगा? एक का इंफ्रास्ट्रक्चर, नीचे बुनियाद कितनी होगी, तो 20 मंजिला ऊपर कैसे जाएगी। ठीक है, मकान में तो 2 कमरे के मकान में तो कोई मसला नहीं है, दीवारें खड़ी की और सारा कुछ है। तो इसी तरह से लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये कैसे बनती हैं? ठीक है, अब बहुत सारी चीजें ये भी हैं कि बन चुकी हैं। ठीक है, तो इनको आपको सिर्फ मॉडिफाई करना और मेंटेन करना है। तो मॉडिफाई करना और मेंटेन करने में भी आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए कि किस तरह से प्रोग्राम को रीड करते हैं, किस तरह से डॉक्यूमेंट्स को रीड करते हैं, किस तरह से बिजनेस को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो ये वो वाली चीजें। ठीक है, और इसमें एक अच्छी बात यह है कि आप लोग जैसे कोरोना का वो खत्म हो, तो इंडस्ट्री से कनेक्ट होना जरूरी है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, ये पता होना बहुत जरूरी है आप लोगों को। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट इट। तो कोई सवाल, कोई चीज जो आप पूछना चाहें, या जो चीज मुश्किल लग रही हो अभी तक? हमने क्या पढ़ा है? हमने रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कैसे लिखी जाती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि ग्राफिकल मॉडल होते हैं, हमने अभी कॉन्टेक्स्ट डायग्राम देखा, सॉरी कॉन्टेक्स्ट डायग्राम देखा, यूज केस देखे, उसके अलावा नेचुरल लैंग्वेज लिखी हुई थी, वो भी देखी। ठीक है ना, देखा भी आपने कि नेचुरल लैंग्वेज जुमले भी लिखे हुए थे और मॉडल्स भी बने हुए थे। मॉडल इसलिए थे कि हम समझ पाए कि कस्टमर चाहता क्या है। ठीक है, तो हम पूछते जा रहे हैं और मॉडल बनाते जा रहे हैं, फिर कह रहे हैं यही चाह रहे हैं ना आप। ठीक है, जब वो बना देंगे तो फिर कहेंगे देखिए इसमें कोई चीज मिस तो नहीं हो रही। ठीक है, तो इट्स एन एग्रीमेंट। तो जो हमने यूज केस बनाया था उसमें पूछा था कि जनाब इसके अलावा तो कुछ नहीं चाहिए, वो कहता नहीं, ये यही चाहिए बस। ठीक है, तो ये वो थ्योरी है जो हमने पढ़ी थी। तो ये एक तरह का एग्रीमेंट है कस्टमर और डेवलपर के दरमियान। डेवलपर उसको बनाएंगे लेकिन अपने डॉक्यूमेंट को देख के। ठीक है, तो ये हमने थोड़ी सी बेसिक पढ़ ली है। क्लियर है? कोई सवाल, कोई चीज मुश्किल लग रही है, नहीं समझ में आ रही है, या एनीथिंग? ठीक है, अच्छा चलिए, अब ऐसा हो सकता है कि हमने जो कुछ पढ़ा है इसको इस्तेमाल करें। सर कोई स्कोप दे दें कि भाई ये है, और उसको देखते हुए हम एक एसआरएस लिखने की कोशिश करें या रिक्वायरमेंट लिखने की कोशिश करें। तो ऐसे लोग जो जरा जल्दी चल रहे हैं, अपने एफआईपी का सिलेक्शन कर चुके हैं, तो वो रिक्वायरमेंट ले लें और उसका एसआरएस लिखना शुरू करें। या कोई भी आई डोंट नो, हॉस्पिटल का सिस्टम, ऐसी चीज जो आपको आती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्लिनिक जाते हैं और बीमार होते हैं, और कोई भी होता है तो डॉक्टर कैसे करता है, तो आउट पेशेंट, तो उसका लिखना शुरू करें। तो उसका बिजनेस ऑब्जेक्टिव लिखें और इसी पैटर्न से लिखना शुरू करें।
एनी पॉसिबिलिटी आप लोग करना चाहेंगे ताकि वो झिझक खत्म हो जाए और वो प्रैक्टिकल वर्क, क्योंकि ये जो कोर्स है इसमें कोई प्रैक्टिकल वर्क तो है नहीं, तो हम इसी तरह से प्रैक्टिकल वर्क करें कि भाई अब इसको इस्तेमाल करें, जो भी हमने सीखा है इसको इस्तेमाल करें और इसको डिजाइन करने की कोशिश करें। तो क्या चीज आसान लगती है, मतलब आई डोंट वांट टू डिस्कस द बैंकिंग विच इज माय एरिया, या कोई भी सिस्टम हो सकता है, इन्वेंट्री का हो सकता है, प्रोडक्शन का सिस्टम हो सकता है, तो कौन सी चीज आसान लगती है वो एक असाइनमेंट लेके हम करना शुरू करें। हॉस्पिटल को लेके चलना शुरू करें, हॉस्पिटल समझ में आ रहा है, आउट पेशेंट सबको समझ में आता होगा कि हम जाते हैं क्लिनिक में और दिखाते हैं और फिर उस तरह से उसकी रिक्वायरमेंट लिखना शुरू करें, ठीक है, या पेरोल या एचआर का सिस्टम। चलिए एचआर का सिस्टम लिखना शुरू करते हैं, मैंने आपको दिखाया भी था एचआर का सिस्टम हम थोड़ा सा। हॉस्पिटल मैनेजमेंट ज्यादा सिंपल रहेगा मुझे लगता है। ओके, हॉस्पिटल मैनेजमेंट ज़्यादा सिंपल रहेगा, तो डिसाइड कर लें। और हॉस्पिटल में दो मेजर काम होते हैं, एक तो आउट पेशेंट होता है और एक इन पेशेंट होता है, ठीक है ना, और लेबोरेटरी होती है और मेडिसिन होती है, ये चार चीज़ें मेजर है, ठीक है। यानी लेबोरेटरी होती है, टेस्ट कराना है आपने तो हॉस्पिटल में टेस्ट होगा आपका और फिर आपको दवाइयाँ दी जाएंगी, ठीक है। और इन पेशेंट और आउट पेशेंट, तो इन पेशेंट और आउट पेशेंट में डॉक्टर होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं। तो इन पेशेंट है तो कंसल्टेंट भी है और कौन है, रूम भी है, क्योंकि वो एडमिट हो गया तो रूम भी है, तो ठीक है। और फिर उसका अगर टेस्ट कराना है तो जरा सोच देखिएगा और फिर उस पर जो भी समझ में आता है हम रिक्वायरमेंट हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में हम लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। एग्री करते हैं सारे लोग, ताकि एक्सरसाइज करेंगे तो मैं एक असाइनमेंट डिफाइन करके आपको बना दूंगा, उसको एज ए असाइनमेंट कर लेंगे और खुद करेंगे यहाँ पर। मतलब असाइनमेंट डज नॉट मीन कि आपको ठीक है, तो जहां जहां मुश्किल होगी सर बताते जाएंगे, करते जाएंगे, इसको फॉलो करते जाएंगे, तो थोड़ी सी हमें जब हम 7th सेमेस्टर में आएंगे तो हमें मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि हमने पढ़ा होगा, किया होगा, ठीक है। क्लियर है भाई? इसको यहाँ तक रोक लेते हैं, उसके बाद एक असाइनमेंट आपको सर दे देंगे जिसमें से हॉस्पिटल मैनेजमेंट की हमने एसआरएस लिखनी होगी, ठीक है। तो उसमें मैं सर स्केलेटन, जी सर मैंने बोलिए। अभी एलएमएस चेक किया है, मेरी अटेंडेंस मार्क भी नहीं हुई अभी। मैंने मार्क करवाई थी हालांकि। मेरी अटेंडेंस मार्क नहीं भी, कौन बोल रहा है? शाहरोज हसन सर, आपने मार्क की थी मेरे सामने, ऑल्दो वो आ नहीं एलएमएस में। डेट बताइए, ये वो होने वाली है, 1 मिनट रह गया, डेट बताइए, उसमें अभी लगा देता हूँ कोई। 29 सर मेरी अटेंडेंस भी मार्क नहीं हुई अभी है की भगवान। अभी की इस लेक्चर की।